तो जांच आयोग की टीम मौके पर पहुंच गई है। संतोष शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। संतोष, कहां तक बात आगे बढ़ी है, कितनी देर तक ये जांच चलने वाली है? संतोष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो हम आपको तस्वीरें उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर अतीक और अशरफ का शूट आउट हुआ था। अब सबूत सुराग की तलाश में अलग अलग टीम्स वहां पर पहुंच रही हैं। न्यायिक जांच की टीम वहां पर पहुंची हुई है, जिसमें सीनियर और आला अधिकारी भी मौजूद हैं, जैसा कि संतोष हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। और पूरी रूपरेखा, एक मैप तैयार किया जा रहा है, उसके जरिए जानने और समझने की कोशिश हो रही है कि कौन कहां पर मौजूद था, किसकी पोजीशन क्या थी, चाहे वो हमलावर हो, चाहे वो पुलिस वाले हो। अतीक और अशरफ कहां पर मौजूद थे, ये उसी जगह की मौका वारदात की तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस वक्त एक्शन देखा जा रहा है। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरें दिखाता हूं। आयोग अभी थोड़ी देर पहले अस्पताल के अंदर गया था और वो अस्पताल में पूरा देखने के बाद अब वो बाहर आए हुए हैं। तीनों ही जो आयोग के जो तीनों सदस्य हैं, पूर्व डीजी सुबेश कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह और ए.के. त्रिपाठी और सत्येंद्र कुमार सिंह, ये दोनों ही अधिकारी। देखिए, ए.के. त्रिपाठी आगे बढ़ रहे हैं। ये ए.के. त्रिपाठी हैं, ये आयोग के अध्यक्ष हैं। और उनके पीछे जो नजर आ रहे हैं, ये एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर, उनके पीछे जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर आकाश कुलहरी, और जो पीछे नजर आ रहे हैं ये सुबेश कुमार सिंह और सत्येंद्र कुमार सिंह। ये तीन अधिकारी जो इस न्यायिक आयोग में शामिल किए गए हैं, वो यहाँ पे मौका मुआयना करने आए थे, समझने आए थे कि घटना स्थल का क्या स्थितियां थी, किस तरीके से घटना जब हुई उस समय के क्या हालात थे, पुलिसकर्मी कहां पर मौजूद थे। और देखिए, जो ए.के. त्रिपाठी को आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि वो जो अधिकारी हैं, देखिए हाथ में नक्शा लेकर के वो जो मैप दिखा रहे हैं, भानु भास्कर के बगल में जो उंगलियों से दिखा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि कौन कहां पर मौजूद था। इतनी देर में देखिए नक्शा, जब तक हम आपसे बात कर रहे थे इतनी देर में घटना स्थल का नक्शा भी बन गया। और वो जो आयोग के चेयरमैन हैं ए.के. त्रिपाठी, उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हुआ, जिसमें एडीजी जोन भानु भास्कर है, रमेश शर्मा बगल से, और ये बता रहे हैं कि कहां से अतीक अहमद की गाड़ी रोकी गई और जब गेट के अंदर लाया गया तो अतीक अहमद और अशरफ कितने कदम पैदल चले, कहां पर घटना स्थल पर था, कितने कदम चलने के बाद उनको रुक गए, कहां पर मीडिया कर्मी मौजूद थे, कहां पर मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की। ये तमाम सवालात उस मैप के जरिए, नक्शे के जरिए बना करके समझाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आयोग अपने साथ कुछ दस्तावेज भी लेके आया है। जो हमारे पास जानकारी है वो एफआईआर कॉपी है जो शाहगंज थाने में दर्ज करवाई गई। उस एफआईआर कॉपी के हिसाब से कि कैसे कहां हुआ और उसके बाद जो घटना स्थल है, तो उसको दोनों ही तरीकों से समझ रहे हैं। ये जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या हुई उस समय पर कौन अधिकारी कहां थे, वो पूरी परिस्थितियां समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो हालात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस कस्टडी में ये मौत हुई है, हत्या हुई है, डबल मर्डर हुआ है, तो अपने आप में एक सनसनीखेज था। देश की सियासत को हिलाने वाली ये कांड हुआ था, जिसको लेकर के अब आयोग जो गठित किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वो एक्शन में आया है। और इसमें 2 रिटायर्ड जस्टिस हैं और उसके साथ एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को भी शामिल किया गया है, सुबेश कुमार सिंह को। सुबेश कुमार सिंह इससे पहले सूचना आयुक्त थे उत्तर प्रदेश सरकार में ही, और अब उनको आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारियों को शामिल करके ये जानने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार कि आखिर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में किसकी लापरवाही हुई, कहां पर लापरवाही हुई, किस कानून के तहत इनको कहां पर लापरवाही बरती गई, कितने पुलिसकर्मी लगाए जाने थे, किनकी चूक की वजह से हुई। क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग करके महज 12 से 13 सेकंड के अंदर, अगर मैक्सिमम 20 सेकंड कहा जाए तो 20 सेकंड के अंदर पूरा कांड हो गया। 44 साल का अतीक अहमद का साम्राज्य अगर कहा जाए 20 सेकंड में खत्म हो गया, मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये इतनी सनसनीखेज घटना को देखिए, जो अधिकारी हैं, अब ये नक्शा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नक्शा बनाया हुआ है, पूरा नक्शा आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पे बगल में ही एक कहा जाए कि नक्शा समझाकर पोजीशन बताने की कोशिश हो रही है, या फिर उस दिन क्या कुछ घटित हुआ था, किस किस जगह पर कौन मौजूद था, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एनालिसिस, ये
पूरा का पूरा जो वहां पर इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है, ये दरअसल जो आला अधिकारी हैं उनको समझाने के लिए और साथ ही जांच को आगे बढ़ाने में किस तरीके से सहयोग करेगा? देखिए, घटनास्थल का जो नक्शा बनाया गया वो ये कि यहाँ पर जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, यानी कि अस्पताल का गेट, अस्पताल के गेट के बाद जहाँ पे जीप रुकी गई, परमानेंट स्ट्रक्चर, और फिर उस घटनास्थल के समय पर क्या हालात थे, वो उन परिस्थितियों को देखने के लिए ही ये नक्शा बनाया गया। फॉरेंसिक की जो टीम आई थी वो भी यही समझने की कोशिश कर रही थी। पीएम रिपोर्ट इनके पास है, पीएम रिपोर्ट से भी ये समझेंगे कि किसको कितनी पास से गोली मारी गई, पॉइंट ब्लैंक, यानी कि सटा करके अतीक अहमद को जब गोली मारी गई तो क्या लवलेश तिवारी, सनी सिंह या अरुण मौर्य की लोकेशन कहां थी, मतलब वो किस जगह पर, कितनी दूरी पर, कितने मीटर, कितने कदम की दूरी पर, ये सारी बारीक जानकारियां हैं, उसको इस नक्शे से समझा जाएगा। वहीं जो तमाम अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एफआईआर कॉपी हो, अतीक अहमद और अशरफ की अलग अलग जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, जो क्राइम सीन की जो रिपोर्ट जो प्राइमरीली दी जाती है वो हो, या फिर थाने पर जो पहली सूचना दी गई उस सूचना के टाइमिंग को भी, यानी कि हर छोटी बारीक को भी ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो छोटी जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और आयोग को अपना पूरा विस्तृत रिपोर्ट देनी है कि कहां पर चूक हुई। थाने में सूचना देने से लेकर के अतीक अहमद को यहां तक लाने में, अतीक अहमद की सुरक्षा में हर पहलू की जांच करनी है। और यही वजह है कि जो आयोग आया है उसको ब्रीफ करने के लिए, देखिए ब्रीफ करने के लिए अभी तक पहली बार है जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद भी सारे अधिकारी एक साथ एक ही घटनास्थल पर नजर नहीं आए होंगे, लेकिन आज आयोग आया है। आयोग आया है तो एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर, प्रयागराज कमिश्नर रमित शर्मा, ज्वाइंट सीपी आकाश कुलहरी, ये 3 बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। डीसीपी दीपक भूकर वो मौजूद है। वो हर अधिकारी जो भी सवाल पूछ रहा है आयोग, क्योंकि इसी आयोग की रिपोर्ट के बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी, अधिकारियों की कुर्सी इसी आयोग की रिपोर्ट के बाद खतरे में पड़ेगी। तो आयोग अगर संतुष्ट होगा तो अफसर की कुर्सी सुरक्षित रहेगी। यही वजह है कि हर अधिकारी उनके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा है, और किस तरीके से घटना हुई, किस तरीके से शूटर मौजूद थे, कहां पर लापरवाही हुई और इनके द्वारा क्या इंतजाम किए गए थे। अतीक अहमद और अशरफ मैं लौटूंगी आपके पास। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे मौके से, जहां पर इस वक्त न्यायिक आयोग की टीम पहुंची हुई है। यूपी पुलिस एसआईटी ने पहले दिन ही शुरुआत में पूछताछ में शूटर्स की प्रोफाइलिंग तो कर ली, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन तीनों शूटर्स के हैंडलर को पकड़ना है, जिसका नाम अभी तक इन तीनों ने नहीं लिया है। उसके पास अभी तक ना तो सबूत है पुलिस के पास और ना ही बयान है। ऐसे में पुलिस अब घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट कर सकती है। खबर यह है कि पुलिस ने तीनों शूटर्स के ठहरने की जगह से लेकर घटनास्थल तक पहुंचने के सभी रास्तों की 40 सीसीटीवी फुटेज है, जी हां 40 सीसीटीवी फुटेज का गहन अध्ययन किया है। शूटर्स कैसे घटनास्थल तक पहुंचे थे, रास्ते में कहां कहां ठहरे, किस किस से मिले, किससे बातचीत की, इन सभी चीजों का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज उन रूट्स का है जो रेलवे स्टेशन से घटनास्थल तक जाते हैं। ऐसे 4 रास्ते हैं, मैप के जरिए समझिए। पहला रास्ता रेलवे स्टेशन रोड से होटल समीरा होते हुए जीटी रोड पहुंचकर वापस कॉलविन अस्पताल तक ये जाता है। ये रास्ता करीब 1 किलोमीटर 200 मीटर लंबा है और इस रास्ते को पैदल दूरी तय करने में करीब 15 मिनट का समय लगता है। इसी तरह से दूसरा रास्ता स्टेशन रोड से प्रयागराज होटल होते हुए मिन्हासपुर रोड से कॉलविन अस्पताल तक पहुंचता है। यह दूरी लगभग 1 किलोमीटर 200 मीटर की है, लेकिन इस रास्ते से पैदल अस्पताल तक पहुंचने में 16 मिनट का समय लगता है। तीसरा रास्ता समझिए, ये एक और रास्ता है जो दौलत हुसैन कॉलेज रोड से होते हुए गुड़िया तालाब से लेफ्ट की ओर आगे कॉलविन अस्पताल तक पहुंचता है। ये भी करीब 1 किलोमीटर 300 मीटर का रास्ता है और इसे भी पैदल तय करने में 16 मिनट का समय लगता है। चौथा रास्ता सबसे लंबा है, रेलवे स्टेशन रोड से डॉक्टर KN काटजू मार्ग होते हुए शाहगंज थाने तक ये पहुंचता है और वापस कॉलविन अस्पताल ये जाता है। ये करीब 1 किलोमीटर 400 मीटर लंबा रास्ता है जिसे पैदल पार करने में करीब 17 मिनट का समय लगता है। तो इन्हीं 4 रास्तों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन्हीं से फुटेज जुटाए गए हैं और इन 40 फुटेज के आधार पर अब पड़ताल की जा रही है। इनमें जहां जहां शूटर्स नजर आए हैं उनमें दर्ज तस्वीरों के आधार पर अब आगे की पूछताछ शूटर से की जा सकती है।
सबसे बड़ा सवाल लेकिन अभी भी यही बना हुआ है कि अतीक और अशरफ को मारने वाले हमलावरों ने आखिर किसके इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया। क्या इसका किसी बड़े गैंग के साथ कोई कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि जिस तरह और जिस हथियार से ये वारदात अंजाम दी गई वो यूं कोई मामूली छुटभैया बदमाश तो अंजाम नहीं दे सकते। ये तस्वीर सबने देखी। इस तस्वीर में जो कुछ भी नजर आया वो किसी से छुपा हुआ नहीं था, मगर जो नजर नहीं आया वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमलावरों के उन हथियारों पर गौर कीजिए जिन्होंने आग उगलकर पूरे जमाने में आग लगा दी। पुलिस ने हमलावरों को तो काबू में कर लिया, लेकिन जिन हथियारों से इन हमलावरों ने यूपी के सबसे बड़े माफिया का खात्मा किया वो अपने आप में कई सवाल और कई कहानियां कह सकते हैं। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या क्यों की गई? लवलेश, सनी और अरुण ने ही आखिर क्यों मारा? हर जुबान पर यही सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल, तीनों शूटर्स के पास से कहां से आए विदेशी हथियार? इसी सवाल के जवाब में कई सवालों की आबरू छुपी हुई है। हथियार नंबर 1, 9mm गिरसान पिस्टल मेड इन टर्की। हथियार नंबर 2, 9mm जिगाना पिस्टल मेड इन टर्की। हथियार नंबर 3, मेड इन इंडिया पिस्टल। मामूली से दिखने वाले ये हमलावर माफिया अतीक अहमद और अशरफ को इस तरह से शूट करने पहुंच गए, और वो भी ऐसे हथियारों के साथ जो हिंदुस्तान में मिलते ही नहीं। क्योंकि जिस तरह तीनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और अतीक और अशरफ को निशाना बनाया, उससे ये तो साफ हो गया कि इन तीनों को गन चलाना तो अच्छी तरह से आता है। लेकिन ये तीनों किसी भी सूरत में ऐसे अत्याधुनिक हथियारों तक पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन हथियार इन तक पहुंचे तो इन सवालों के जवाब किसके पास? असल में तीनों हमलावरों का पूरा सच क्या है? किसके इशारे पर तीनों हमलावरों ने ये वारदात की? इस हत्याकांड के पीछे क्या कोई बड़ा गैंग है? क्या सिर्फ मशहूर होना ही इन तीनों का मकसद था? अब तक की जांच से जो पता चला उसके मुताबिक हत्याकांड की फुल प्रूफ प्लानिंग रची गई। टारगेट यानी अतीक और अशरफ किसी कीमत पर जिंदा ना बचे, इसकी पूरी प्लानिंग की गई। तो फिर शूटआउट की प्लानिंग किसकी थी? पुलिस के सामने हमलावरों ने जो कुछ भी कबूला है उसके मुताबिक हमलावरों के कबूलनामे के बाद पुलिस की 3 बिंदुओं पर जांच। अतीक के पुराने गुर्गे जैद के साथ हत्या का कनेक्शन, प्रयागराज शूटआउट का सुंदर भाटी गैंग से कनेक्शन, प्रॉपर्टी विवाद की वजह से तो नहीं दी गई हत्या की सुपारी, हत्याकांड में तीसरा गैंग भी हो सकता है शामिल, तीसरे गैंग ने ही हमलावरों को विदेशी हथियार मुहैया करवाए, हमलावरों की अतीक और अशरफ से सीधी रंजिश नहीं खुले। अब तो जल्द ही आरोपियों के कबूलनामे के मुताबिक पुलिस सच को लेकर दुनिया के सामने आएगी और तभी साफ हो सकेगा कि साजिश के तार कहां-कहां से जुड़े। आज तक ब्यूरो।